नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एनसीईआरटी की क्लास के तहत आज हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य एवं संस्कृति। देखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि वैदिक साहित्य और संस्कृति, यानी कि वैदिक साहित्य की बात की गई है तो हमारी संस्कृति का धरोहर वेदों को माना जाता है। यानी कि वैदिक साहित्य को हमारी संस्कृति का क्या माना जाता है? धरोहर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इतिहास लिखने में इतिहासकारों को सबसे ज्यादा कारीगर साबित होने वाली जो चीज है, अगर पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इतना मुख्य रूप से कोई चीज स्पष्ट नहीं मिलती है, लेकिन वैदिक साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत इतिहासकारों को बहुत ज्यादा यूजफुल रहा है इतिहास लिखने के लिए। तो प्यारे साथियों, अब चलिएगा हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्या है, देखिएगा, वैदिक साहित्य की बात करें तो वेद हमारी संस्कृति के क्या है? धरोहर माने जाते हैं। वेद हमारी संस्कृति के क्या माने जाते हैं? धरोहर माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद लिखा गया था। कौन सा वेद लिखा गया था? सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया। सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था? ऋग्वेद लिखा गया, यानी कि ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहते हैं। ठीक है, यह चीज यहां तक कन्फर्म है। चलिए आगे चलते हैं। तो तीन वेद यानी कि वैदिक साहित्यों के बाद में लिखा गया था, यानी कि जो तीन वेद आपके लिखा गया है वो किसके साथ में है? किसके बाद में लिखा गया है? वैदिक साहित्य के बाद में लिखा गया है। अब देखिएगा, वैदिक साहित्य के बाद में क्या लिखा गया है? आपके तीन वेद जो है ना, यानी कि ऋग्वेद जो था आपका सबसे प्राचीन है और वो सबसे पहले लिखा गया था वेद। ठीक है, ऋग्वेद, और बाकी की जो भी तीन वेद थे वो आपके वैदिक साहित्य के बाद में लिखा गया था। अब वैदिक साहित्य क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, वेदों में लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल जो था, वैदिक काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। देखिएगा, वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक काल को कितने कालखंडों में बांटा गया है? देखिएगा, वैदिक काल को दो कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में बांटा गया है? दो कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आपका पूर्व वैदिक काल। पहला को क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल। ठीक है, पहले को पूर्व वैदिक काल कहते हैं और दूसरे को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। देखिएगा, दो कालखंडों में बांटा गया है। किसको? वैदिक काल को, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखिएगा, दोबारा सुनिए ध्यान से, वैदिक काल को दो कालखंडों में बांटा गया था, वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तरी वैदिक काल का। देखिएगा साथियों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ये चीज समझ लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि जो आपका वेद है यानी कि वैदिक जो साहित्य है वो सबसे पहले आपकी संस्कृति का क्या माना जाता है? धरोहर माना जाता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि जो सबसे पहला जो वेद लिखा गया था, सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के साथ बाद में आपके वैदिक साहित्य आता है और वैदिक साहित्य के बाद में ही आपके जो तीन वेद माने जाते हैं, यानी कि तीन वेद जो लिखे गए हैं वो इसके बाद में लिखे गए, है ना। यानी कि सेम वेद की बात करें या अथर्व वेद की बात करें, ठीक है, तो इन सब वेदों की बात करते हैं तो ये वैदिक साहित्य के बाद में लिखे गए थे। लेकिन वैदिक साहित्य से पहले क्या लिखा गया था? एक वेद लिखा गया था जिसको ऋग्वेद कहा जाता है केवल। ठीक है, ऋग्वेद लिखा गया था। तो देखिएगा साथियों, दो वैदिक कालखंडों में इसको बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद के समय में सभ्यता में ऋग्वेदिक सभ्यता एवं उसके बाद के काल को सभ्यता और उत्तरी वैदिक काल की सभ्यता को उत्तर वैदिक सभ्यता में बांटा गया था। देखिएगा, ऋग्वेद की सभ्यता के ऋग्वेद यानी कि ऋग्वेद सभ्यता जो थी उसके बाद में जो वैदिक काल आया था उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया था, सॉरी पूर्व वैदिक काल कहा गया था, और उसके बाद में जो काल आया था उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया था। किसके बाद की बात कर रहा हूं मैं? ऋग्वेद के बाद की बात कर रहा हूं। देखिएगा, ऋग्वेद के बाद में जो काल की शुरुआत होती है उसे किस काल में रखा गया था? पूर्व वैदिक काल में रखा गया था, और जिसके बाद में जो काल आता है उसे उत्तर वैदिक काल में रखा गया था। किस काल में रखा गया था? उत्तर वैदिक काल में रखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार से एक शब्द है आपके यहां पर वसुदेव कुटुंब। वसुदेव कुटुंब का अर्थ जानते हैं आप लोग क्या होता है? वसुदेव कुटुंब का अर्थ होता है यानी कि शांति, सहिष्णुता, हाँ, शांति और सहनशीलता जो होती है, संतन की संस्कृति का प्रमुख आदर्श माना जाता है वासुदेव कुटुंब शब्द को। वासुदेव कुटुंब को क्या माना जाता है? संस्कृति का सबसे आदर्श है, यानी कि सबसे प्रमुख आदर्श माना जाता है वासुदेव कुटुंब को। ठीक है, इतिहास की बात करते हैं। जब हम वैदिक साहित्य अगर हम पढ़ते हैं तो देखिएगा, वैदिक साहित्य की हम बात कर रहे थे, और वैदिक साहित्य जो है वह वेद भारतीय संस्कृति का महत्व आधार है। भारतीय संस्कृति के महत्व आधार क्या है? आपके वेद है। देखिएगा, वेदों की बात कर रहे हैं, यानी कि वैदिक साहित्य आपके यहां तक समझ में आ गया। वैदिक साहित्य क्या है? पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यानी कि दो कालखंडों में बांटा गया था वैदिक साहित्य को। उसके बाद में आप वेदों की बात करते हैं। देखिएगा, मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे हैं तो वेदों की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, वेद हमारी भारतीय संस्कृति के महत्व आधार है। सबसे पहली क्या बात है कि ये आधार माने गए। क्या माने गए हैं? सबसे मुख्य बात यह है कि आधार माने गए हैं। सत्य और ज्ञान के जो बीज हमें वेदों से प्राप्त होते हैं, जो सत्य और ज्ञान की हम बात करते हैं ना, सत्य व ज्ञान की बात करते हैं, वो कहां से प्राप्त होते हैं? वो हमें वेदों से प्राप्त हुए हैं। कहां से? सत्य व ज्ञान की प्राप्ति हमें कहां से होती है? वेदों से प्राप्त होती है। ठीक
ठीक है। इसके बाद में अगले टॉपिक पर बात करते हैं। वेद जो होते हैं वो आर्यवत यानी कि प्राचीन रचनाएं हैं, आर्यवत है। वेद क्या है? आर्यवत है, यानी कि प्राचीन रचनाओं के अंदर अंतर्गत रखा गया है। वेद जो है प्राचीन है, सबसे प्राचीन। अपन को पता है कि जो वैदिक साहित्य आपके जो वेद लिखे गए हैं वो बहुत प्राचीन है, ठीक है ना। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपका जो वेद लिखा गया है, वेदों की बात करें तो ये सबसे प्राचीन माना गया है। और सबसे प्राचीन की बात करते हैं तो ऋग्वेद को माना गया है, ठीक है। चलिए ऋग्वेद की अब हम शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी की नजर से हमको देखना है, एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत उसके नजरिया से आपको इस चीज को देखना है। तो पहली बात हम शुरुआत करते हैं ऋग्वेद की। देखिएगा पहला वेद की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और वह आपका है ऋग्वेद। देखिएगा ऋग्वेद के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक के तहत क्या कहती है एनसीईआरटी बुक। देखिएगा ये वेद सबसे प्राचीन वेद है, बिल्कुल सही बात है। सबसे क्या है? प्राचीन वेद है। पहली बात क्या है? सबसे प्राचीन वेद माना गया है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद के साथ में क्या माना गया है? इसको सबसे प्राचीन वेद माना गया है, ठीक है। सबसे प्राचीन के साथ में वर्तमान में प्रचलित जो गायत्री मंत्र आपका है वो भी किसमें रखा गया है? ऋग्वेद में रखा गया है। गायत्री मंत्र की अगर मैं बात करूं तो गायत्री मंत्र भी आपके किसके तहत रखा गया है? गायत्री मंत्र भी आपके ऋग्वेद में, यानी कि एक मंत्र है जिसको अपन किसमें रखा गया है? ऋग्वेद के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में क्या रखा गया था? गायत्री मंत्र को किसमें रखा गया है? ऋग्वेद के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं आगे यजुर्वेद की। देखिएगा इसमें केवल दो ही चीजें बताई गई है एनसीईआरटी की दृष्टि से। अगर आप देखते हैं तो प्राचीन समय का यानी कि सबसे प्राचीनतम वेद की बात करूं तो कौन सा है? ऋग्वेद है। इसके बाद में गायत्री मंत्र जो आपका है वो किस वेद में रखा गया है? वो आपके ऋग्वेद में रखा गया है, जिसको वर्तमान समय में प्रचलित है, आप गायत्री मंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद का एक मंत्र है, ठीक है। इसी प्रकार से तो दूसरे की बात करते हैं यजुर्वेद। अब अगला आपका है कौन सा है? यजुर्वेद है। तो देखिएगा यजुर्वेद के अंतर्गत क्या आता है? यजुर्वेद जो होता है ये ऋग्वेद का बहुत है, यानी कि ये आपके ऋग्वेद के बहुत बाद में लिखा गया था। यानी कि ये क्या लिखा गया था? बाद का लिखा गया था। कब लिखा गया था? बहुत बाद में लिखा गया था ये तो, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि जिस प्रकार से ऋग्वेद की शुरुआत होती है, ऋग्वेद के बाद में वैदिक साहित्य की शुरुआत हो जाती है। वैदिक साहित्य को दो कालखंडों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल साहित्य और उत्तर वैदिक काल साहित्य में। और इसके बाद में आपका कौन सा वेद लिखा गया था? यजुर्वेद लिखा गया था सबसे बाद में, सॉरी, है ना। तो इनके बाद में क्या लिखा गया था? यजुर्वेद लिखा गया था। यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है? ये वेद जो है वो सबसे बाद का लिखा गया था और इसमें यज्ञ यानी कि प्रयुक्त होने वाले श्लोकों की बात की गई है। देखिएगा इसमें आपके गायत्री मंत्र, यानी कि मैं बात करूं तो यहां पर मंत्रों की बात की गई है और यहां पर किसकी बात की गई है? यहां पर प्रयुक्त श्लोकों की बात की गई है, यहां पर श्लोकों की बात की गई है। देखिएगा अभी मैं आपको और गहराई से इसको समझाऊंगा। तो देखिएगा पहले अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद की बात करें तो इसमें क्या लिखे गए थे? केवल मंत्र थे, ठीक है ना, सामान्य रूप से केवल मंत्र थे। दूसरी बात करें तो यजुर्वेद में क्या थे? इसमें श्लोक लिखे गए थे, ठीक है। और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। मुख्य विशेषता यही थी कि ये किसमें था? गद्य और पद्य दोनों भागों में विभाजित था, यानी कि गद्य और पद्य दोनों भाग लिखे हुए थे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसके बाद में तीसरे वेद की ओर चलते हैं। देखिएगा तीसरे वेद में आपके सोमवेद है। तीसरा वेद कौन सा है आपका? सोमवेद है। तो देखिएगा सोमवेद के अंतर्गत क्या रखा गया था साथियों? देखिएगा सोमवेद जो है वो देवी देवताओं की पूजा के जो मंत्र थे, पूजाओं के मंत्र, यानी कि देवी देवताओं की पूजा के जो मंत्र थे वो किस वेद में रखे गए थे? वो सोमवेद के अंतर्गत रखे गए थे आपके, ठीक है। इसी प्रकार से यज्ञ के संबंधित जो देवता यानी कि गीत जो गाए जाते हैं वो भी किसमें रखे गए थे? इसी में रखे गए थे। गीत जो गाते हैं अपन क्या रखते हैं? यानी कि गीत शैली की मैं बात करूं, यानी कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो भी किसमें रखे गए थे? सोमवेद में रखे गए थे आपके। पहली बात क्या है? इसमें मंत्र रखे गए थे। मंत्र कौन से रखे गए थे? यज्ञ प्रदान, यानी कि यज्ञ या कर्मकांड जो भी कार्य करते हैं उसमें आपके जो मंत्र बोलता है, ब्राह्मण लोग जो आपके मंत्र बोलते हैं ना आकर, तो उस मंत्रों को किसमें रखा गया था? सोमवेद में रखा गया था। उसके बाद में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो भी आपके सोमवेद के अंतर्गत रखा गया था। आगे चलते हैं। ये सोमवेद उसका संग्रहण है, यानी कि क्या है? उनका संग्रहण है। किसका? गीतों का और मंत्रों का, ठीक है। तो इसका क्या है? ये संग्रहण है, यानी कि एक जगह एक समरूप में, यानी कि एक जगह लिखा जाने वाली चीज को क्या कहते हैं? संग्रहण कहते हैं साथियों। तो जो वेद है आपके, तो वेदों के अंतर्गत आपके देखिएगा यानी कि यज्ञ में जो मंत्र बोले जाते हैं और जो गीत गाए जाते हैं उनका एक संग्रहण किया गया है। किस वेद के तहत? समवेद के तहत इसको किसमें रखा गया है? एक संग्रहण करके समवेद के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर बात है। आगे चलते हैं। भारतीय संगति, यानी कि भारतीय संगीतों का अगर स्वर का उद्भव की अगर हम बात करते हैं तो वो भी यहां पर ही है, यानी कि समवेद के अंतर्गत ही आपकी जो भारतीय स्वर यानी कि जो संगीत अगर आप गाते हैं तो इस संगीत के तहत क्या रखा गया था? संगीत के अंतर्गत ही संवेद रखा गया था। संवेद का यानी कि संवेद की अगर हम बात करते हैं तो जो संवेद है वो आपका क्या है? गायत्री मंत्र। पहली बात मैंने की थी कि यज्ञ मंत्र। देखिएगा अब चलिएगा, आप शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। तो गायत्री मंत्र की बात की थी तो गायत्री मंत्र में किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद में यजुर्वेद में क्या मिलते हैं? श्लोक मिलते हैं। अब श्लोक किस प्रकार के मिलते हैं? इसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार के मिलते हैं। इसके बाद में समवेद पर बात करते हैं तो इसमें यज्ञ मंत्र भी पाए जाते हैं और इसके बाद में गीतों का संग्रहण भी है।
गीत जो गाए जाते हैं उनका संग्रहण भी है, उसी के साथ में संगीतों की बात की गई है। यानी कि संगीत का जनक की अगर हम बात करें तो संगीत का जो उद्भव होता है वो भी किससे होता है, समवेद से ही होता है। ठीक है, संगीत जो आज गायन करते हैं, गायन की जो शैली है, तो उस शैली का उद्भव की अगर हम बात करें तो वो समवेद से मिलता है आपके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी के कुछ भाग जो है वो ऋग्वेद में लिखे गए हैं, कुछ भाग हैं इसके, कुछ भाग है, कुछ क्षणिक भाग है जो कहां पर लिखे गए हैं, आपके ऋग्वेद में भी लिखे गए हैं। इसके कुछ भाग ऋग्वेद में लिखे गए, यानी कि संगीत शैली के कुछ भाग जो है वो आपके ऋग्वेद में लिखे गए थे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बात। आगे चलते हैं तो देखिएगा, वेदों के 4 भाग थे। मुख्य रूप से वेदों की बात करें तो इनके 4 भागों में लिखे गए थे वेद। ठीक है, तो 4 भागों में लिखे गए थे। तो देखिए इसके बाद में अथर्ववेद की ओर शुरुआत कर लेते हैं यहां पर। तो देखिएगा एक बार अथर्ववेद को और देख लेते हैं। देखिएगा अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद की बात करें तो इस वेद का नाम जो था, अथर्व ऋषि नाम का एक व्यक्ति था, उसके नाम पर पड़ा था। यानी कि अथर्व ऋषि जो था उसके नाम पर इसका इस वेद का क्या नाम रखा गया था, अथर्ववेद रखा गया था। ठीक है, इसके बाद में इसका नाम पड़ गया और इसे चिकित्सा विधि और रोग से संबंधित जो भी ज्ञान था, यानी कि चिकित्सा, मुख्य रूप से बात की गई है चिकित्सा विधि की, यानी कि चिकित्सा ज्ञान, जो चिकित्सा ज्ञान की बात करते हैं, यानी कि जो रोग दोष का जो निवारण किया जाता है, उन मंत्रों की अगर मैं बात करूं या फिर उन चीजों की अगर हम बात करें, उस ज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका अथर्ववेद के अंतर्गत रखा गया था। किस वेद के अंतर्गत रखा गया है, अथर्ववेद के अंतर्गत रखा है, रोग और चिकित्सा ज्ञान के अंतर्गत। ठीक है ना, रोग और जो चिकित्सक जो ज्ञान की जो बात की गई है वो आपके अथर्ववेद में रखी गई है। ठीक है, इसी प्रकार से जो वेद है उनको 4 भागों में डिवाइड करके लिखा गया था। कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड करके लिखा गया था। देखिएगा पहला था सिद्धांत, पहले की बात करूं मैं तो कौन सा है, सिद्धांत है। देखिएगा पहला भाग जो है, वेदों के 4 भाग होते हैं, पहला आपका सिद्धांत होता है, दूसरा आपका ब्राह्मणिक होता है, कौन सा होता है, ब्राह्मणी, है ना, तीसरा आपके आरण्यक होता है, तीसरे की बात करें तो आरण्यक होता है। ठीक है, और इसके बाद में चतुर्थ की अगर मैं बात करूं तो आपके उपनिषेध होते हैं, जो कि मैंने क्लास में आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उपनिषेध। ठीक है, तो ये 4 भाग थे मुख्य रूप से इनके, किसके, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो वेद आते हैं। वैदिक साहित्य के जो वेद है, जिसमें आपके ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, समवेद है और अथर्व जो वेद है, तो इन वेदों को 4 भागों में डिवाइड करके, 4 भागों में डिवाइड करके लिखा गया था। पहला आपका सिद्धांत है, दूसरा आपका ब्राह्मणी है, तीसरा आपका आरण्यक है, चौथा आपका उपनिषेधांग है। ठीक है, उपनिषेध है। तो यहां तक क्लियर है बात, आगे चलते हैं, चलेगा। वैदिक काल के धर्म दर्शन की बात करेंगे। अब वैदिक काल के धर्म दर्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, वैदिक काल के जो धर्म दर्शन है, वैदिक काल के धर्म दर्शनों की बात की जा रही है। तो देखिएगा धर्म दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो धर्म के अंतर्गत सत्य बोलना, पहली बात क्या लिखी गई है, वेदों की जो बात की गई है, यानी कि उनके धर्मों की बात करें तो पहली बात क्या लिखी गई है, सत्य बोलना। यानी कि इंसान को क्या करना चाहिए, मानव को सत्य बोलना चाहिए, पहली बात ये लिखी हुई है। दूसरी बात क्या करिए, चोरी नहीं करना है। क्या नहीं करना है, चोरी ना करना। ठीक है, लेकिन आज के तो सबसे पहले यही काम करेंगे, चोरी ना करना है, कर्म और वचन से पवित्र रहना है। तीसरी बात क्या कही गई है, कर्म और पवित्र से क्या रहना है, आपको कर्म वो पवित्र से क्या रहना है, आपको पवित्र की पालना करनी है। यानी कि कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, वचन आपके अच्छे होने चाहिए, कर्म और वचन से क्या रहनी चाहिए, आप पवित्र रहनी चाहिए। चौथी बात क्या कही गई है, देखिएगा, यानी कि काम क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। पहला आपका जो संयम होता है, यानी कि काम और क्रोध जो आपको आता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ना, उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, ये बात का भी जिक्र किया गया है। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, ठीक है, पांचवी बात क्या कही गई है, इसको भी देख लीजिएगा, दान और धर्म भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, दान और धर्म भी करना चाहिए इंसान को। इसके बाद में अगली क्या है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यानी कि आपकी देखने की जो शक्तियां है ना, इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्रियों पर क्या रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। यानी कि बुरा, जिस प्रकार से महात्मा गांधी के 3 बंदर थे ना, तो उनसे शिक्षा लेनी चाहिए आपको। लेकिन क्या करना चाहिए, आपकी इंद्रियां जो है, आपकी जो देखने की जो शक्ति है, जो आंखें से आप देखते हैं, उस दृश्य को अगर बुरा दृश्य है तो उसको ना देखे। तो इस बात की क्या मिलती है, इस बात की जो प्रेरणा मिलती है, इस बात का जो जिक्र किया गया है, आपके किस में रखा गया है, वैदिक काल का जो धर्म है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वैदिक काल की बात की जा रही है। वैदिक काल में इन चीजों का जिक्र किया जाता था। यानी कि इंसान को क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, कर्म और वचन पवित्र होने चाहिए हमेशा इंसान के। उसके बाद में क्रोध और काम और क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए इंसान का। उसके बाद में दान दक्षिणा भी करनी चाहिए। और जो आपके मुख्य रूप से बात की गई है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यानी कि जो आपकी नजरें हैं, यानी कि जो आपकी आंखें हैं ना, उन पर नियंत्रण रखना चाहिए मुख्य रूप से, है ना। किसी भी चीज को देखकर आप लीलायित हो जाते हैं, यानी कि किसी भी चीज को अगर आप आकर्षित हो जाते हैं, तो इन चीजों पर आपको क्या करना चाहिए, नियंत्रण पाना चाहिए किसी भी चीज को। यानी कि सुंदरता को देखकर आकर्षित नहीं होना चाहिए इंसान को। ठीक है ना। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत ये चीजें रखी गई है। तो वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की बात करते हैं। अब वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, यानी कि उस समय मानव का जीवन कैसा था, उन पर हम बात करेंगे। तो एक बार इस क्लास का रिवीजन दोबारा कर लेते हैं।
चलिए आइएगा रिवीजन करते हैं। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले वैदिक की बात करते हैं। वेद हमारी संस्कृति के क्या माने जाते हैं? धरोहर है, ठीक है। सबसे पहले वेद की बात करें तो ऋग्वेद लिखा गया था, उसके बाद में आपका वैदिक साहित्य का प्रारंभ होता है। वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया था, पहला पूर्व वैदिक साहित्य और दूसरा उत्तर वैदिक काल साहित्य बांटा गया था। इसके बाद में वेदों का अगर हम बात करते हैं तो आधार की अगर बात करें तो आधार मुख्य रूप से वेदों में क्या किया था, यानी कि सत्य और ज्ञान की बात की गई थी। और ये वेद जो आपके लिखे गए थे वो आर्यवर्त समय के लिखे गए थे, ठीक है, यानी कि सबसे प्राचीन लिखे गए थे। उसके बाद में हम बात करते हैं वेदों की, तो देखिएगा सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद की। तो देखिएगा ऋग्वेद के अंदर क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। ये क्या है? सामान्य रूप से सबसे प्राचीन वेद है। इसके अंदर आपके जो गायत्री मंत्र है, अभी वर्तमान समय में जो आप गायत्री मंत्र बोलते हैं, यानी कि वो मंत्र किससे लिया गया है? आपके ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद की बात करें तो इसमें क्या रखे गए हैं? गायत्री मंत्र रखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद में यजुर्वेद की बात करते हैं, तो यजुर्वेद में क्या है देखिएगा, इसको समझिएगा। यजुर्वेद जो है वो बाद का वेद लिखा गया है, यानी कि ऋग्वेद के बाद में जो वेद लिखा गया था उसको क्या कहते हैं? यजुर्वेद है आपका। और यजुर्वेद की बात करूं तो इसके अंदर आपके श्लोक आते हैं, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? श्लोक आते हैं। और ये गद्य और पद्य दोनों भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। गद्य और पद्य दो भागों में पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा समवेद की बात करें तो समवेद में क्या होते हैं? यज्ञ के मंत्र होते हैं, यज्ञ जो होता है उसके मंत्र पाए गए हैं। दूसरी बात है यहाँ पर गीतों का भी जिक्र किया गया है। उसके बाद में ये जो गीत और यज्ञों का यज्ञ के जो मंत्र थे उनका संग्रहण करना ही क्या कहलाता था? ठीक है, यजुर्वेद कहलाता था। इसके बाद में इसमें संगीत का उद्भव की अगर हम कुछ बात करें तो वो भी आपके किसमें है? इसी वेद से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्व नाम का एक ऋषि था, उसके नाम पर ही इसका अथर्ववेद नाम पड़ा था। और दूसरी बात क्या की गई है, इसके अंदर मुख्य रूप से बात की गई है चिकित्सा ज्ञान की, यानी कि चिकित्सा शास्त्र पर बात की गई है। चिकित्सा शास्त्र जो होता है, यानी कि चिकित्सालय का ज्ञान होना मानव को जरूरी होता है, तो उसके ज्ञान की जो बात की गई है वो आपके इस वेद के अंतर्गत कही गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। वेदों की अगर मुख्य रूप से बात करें तो ये चार भागों में डिवाइड थे, चार भागों के आधार पर लिखे गए थे। पहला आपका सिद्धांत था, दूसरा आपका ब्राह्मणी था, और तीसरा आपका अरण्यक था, और चौथा आपका उपनिषद था, ठीक है। उपनिषद था, अरण्यक था, ब्राह्मणिक था, ठीक है। तो इनके आधार पर वेद लिखे गए थे आपके। इसके बाद में वैदिक धर्म के अगर हम बात करें तो वैदिक धर्म किस प्रकार का था, तो देखिएगा मुख्य रूप से जो शिक्षा देने वाली जो बातें हैं वो ये है कि पहली बात है कि सत्य बोलना चाहिए, मानव को क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। दूसरी बात क्या करनी चाहिए? चोरी नहीं करनी चाहिए मानव को, ठीक है। तीसरी बात क्या है? कर्म और वचन में पवित्रता रखनी चाहिए आपको, ठीक है। काम और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके बाद में दान और दक्षिणा भी करनी चाहिए, और आपकी ज्ञानेंद्रियों पर क्या रखना चाहिए? नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया है। केवल देखिए साथियों, एनसीईआरटी के आधार पर इतना ही दिया गया है। एनसीईआरटी का जो भी आपको चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी के तहत इतना ही दिया गया है। बाकी की चीजें मैं आपको क्लास में पढ़ा ही रहा हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आपके लिए ये बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको वो चीजें याद नहीं रहेगी, लेकिन ये एनसीईआरटी की बातें आपको याद रहेगी, क्योंकि इसमें सामान्य बात की गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? वैदिक कालिक सामाजिक जीवन की बात करते हैं। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की बात करें तो देखिएगा वैदिक कालीन सामाजिक जीवन किस प्रकार का था उस पर हम बात करेंगे। सामाजिक जीवन की बात करेंगे। देखिएगा सामाजिक जीवन क्या वाक्य में जो ये बातों पर जो बातें की गई है, यानी कि क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, तो ये ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या वाक्य में ये बात सही थी? इन पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिएगा पहली बात क्या है? संयुक्त परिवार प्रथा थी। पहले मुख्य रूप से अगर बात करूं मैं तो यहां पर क्या थी? संयुक्त परिवार प्रथा थी, ठीक है ना। संयुक्त परिवार क्या थी? प्रथा थी, यानी कि आपकी तरह नहीं अभी कि आपके मम्मी पापा से भी आप दूर हो जाते हैं शादी होने के बावजूद में, ऐसी प्रथा नहीं थी। संयुक्त परिवार का यानी कि पूरा परिवार, दादा दादी, है ना, जिसमें चाचा चाची मामा मामी सब वहीं रहा करते थे। सॉरी, मामा मामी तो नहीं आएंगे वहां पर आपके, लेकिन क्या रहते थे? चाचा चाची और दादा दादी, और आपका संपूर्ण परिवार आपके साथ में रहता था, यानी कि संयुक्त प्रथा कहा जाता था। और संयुक्त परिवार वहां पर क्या होता था? मौजूद रहा करता था, है ना। तो इस प्रकार की प्रथा थी इसमें। तो देखिएगा वैदिक काल में जो आर्यों का जो जीवन है, आर्यों का जो जीवन है वो काफी सुव्यवस्थित था। आर्यों का जीवन की बात की गई है। मुख्य रूप से अगर बात करूं मैं तो किसकी बात की गई है? आर्यों की बात की गई है, ठीक है ना। आर्यों का जो जीवन था ना वो सुव्यवस्थित था मुख्य रूप से। दूसरी बात क्या कही गई है? देखिएगा पिता परिवार का मुखिया हुआ करता था। मुखिया की बात करें तो कौन रहा करता था? पिता रहा करता था। आज कौन होती है? मम्मी और पापा दोनों रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना, लेकिन धीरे धीरे आपको भी बना दिया जाता है, क्योंकि पूरे परिवार का इंचार्ज आपके हाथ में भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है? वैदिक काल में क्या होता है? संयुक्त परिवार प्रणाली थी, ठीक है। तो संयुक्त परिवार प्रणाली थी, इस बात पर हमने कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। इसके बाद में क्या था? देखिएगा आजीविका जो मुख्य साधन तो जो थे, यानी कि आजीविका चलाने के लिए मुख्य साधन आपके जो थे, पहले आपके कृषि था, दूसरा आपका था कृषि के बाद में आपका पशुपालन था। कृषि और पशुपालन,
ठीक है, कृषि और पशुपालन और आपका जो घरेलू जो होता है क्या बोलते हैं उसको, यानी कि कुटीर उद्योग जो बोलते हैं, यानी कि कुटीर उद्योग पर मुख्य रूप से क्या था, आपका परिवार जो हुआ करता था, आर्यों का जो परिवार था वो डिपेंड था मुख्य रूप से। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या था, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और कुटीर उद्योग पर मुख्य रूप से निर्भर रहते थे। महिलाओं का काफी सम्मान किया जाता था, महिलाओं को क्या मिलता था, काफी सम्मान मिला करता था। ठीक है ना, महिलाओं को यानी कि हमारी बहन और माताओं को क्या मिलता था, काफी सम्मान मिलता था, जो कि आज के समय में देखने को नहीं मिलता है इतना। ठीक है ना, मिलता है लेकिन इतना नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो क्या होता है कि महिलाओं को काफी सम्मान मिलता था इस समय, यानी कि आर्य मुख्य है, यानी कि आर्यों की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय जो हुआ करता था वो कृषि और पशुपालन हुआ करता था। और दूसरी बात क्या है कि ये कुटीर उद्योग पर निर्भर रहते थे मुख्य रूप से। ठीक है, तो इसी प्रकार से संयुक्त परिवार प्रथा भी उस समय प्रचलित थे। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आपका क्या है, शिक्षा, यानी कि इस समय शिक्षा किस प्रकार की थी, यानी कि जो आज शिक्षा आप अध्ययन कर रहे हैं तो क्या उस प्रकार की शिक्षा थी प्राचीन समय में, तो इसकी बात करेंगे कि शिक्षा किस प्रकार की थी उस समय। तो देखिएगा वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान था शिक्षा का, क्या था वैदिक काल में, क्या था, शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व था। तो सबसे पहली बात क्या है, महत्वपूर्ण थी शिक्षा की, यानी कि शिक्षा की बहुत जरूरत थी पहले भी, यानी कि वैदिक काल के समय की बात की जा रही है, आर्य की बात कर रही है। यानी कि आर्य परिवार की अगर हम बात करते हैं तो आर्य परिवार आपका कब का है, यानी कि श्री राम समय, जो श्री राम जो है आपके उनके काल का, यानी कि उनके वंशजों की बात की जा रही है। तो उन समय की जो आपकी समाज थी तो उसमें शिक्षा का बहुत महत्व दिया गया था। लेकिन अभी वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भी शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन इससे पहले का जो समय रहा था, यानी कि अंग्रेजों की बात करते हैं तो उस समय का जो समय रहा था उस समय शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, यानी कि मानव जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी होती है, तो इसी प्रकार से महत्वपूर्ण थी शिक्षा, यानी कि प्राचीन समय में भी शिक्षा क्या थी, बहुत महत्वपूर्ण रखी गई थी। इसके बाद में देखिएगा सादा जीवन हुआ करता था और उच्च विचार हुआ करते थे। अब देखिएगा सादा जीवन और उच्च विचार से अगर मैं बात करूं, इससे ताल्लुक अगर मैं रखना चाहूं तो इसका ताल्लुक वहां से है, यानी कि आप लोगों से इसका ताल्लुक सीधा सीधा सादा विचार और उच्च विचार के अगर, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार अगर मैं बात करूं तो वह आप लोगों पर है, आप लोगों पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक सिविल सेवक की जो तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी होता है उसके उच्च विचार होते हैं हमेशा, और उसकी अगर बात करें यानी कि उसका विचार होता है, उसका पहनाव होता है, उसका रहने का ढंग रहता है, वो बिल्कुल साधारण होता है, चाहे वो कितने ही पैसे वाला क्यों ना बन जाए, है ना। तो बिल्कुल साधारण और उच्च विचार की बात करें तो एक सिविल सेवक विद्यार्थी की तरह ही उन लोगों का क्या था, जीवन था। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, मुख्य रूप से किसमें शिक्षा दी जाती थी, आपको गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। उस समय गुरुकुल, स्कूल नहीं हुआ करते थे, कोचिंग संस्थान नहीं थे, गुरुकुलों में शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, और लड़का और लड़कियों में कोई भी समान रूप से, यानी कि कोई भी शिक्षा, यानी कि सामान्य रूप से शिक्षा दी जाती थी। लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं था शिक्षा को लेकर, लड़का और लड़की में क्या था, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं था शिक्षा को लेकर, यानी कि सामान्य रूप से लड़का और लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। ठीक है ना, इसी बाद में शिक्षा का माध्यम वो हुआ करता था, यानी कि शिक्षा के माध्यम की बात करें तो आपके आज तो हिंदी और अंग्रेजी हो गई है, लेकिन पहले के समय की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके केवल संस्कृत भाषा प्रचलित थी, उस समय की बात की जा रही है। यानी कि देखिएगा वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक सभ्यता की संस्कृति, यानी कि वैदिक काल की बात की जा रही है, तो उस समय मुख्य रूप से आपके संस्कृत भाषा प्रचलित थी, और संस्कृत भाषा में क्या किया जाता था, यानी कि शिक्षा का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा नारी का स्थान कहां पर था, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तीसरी बात क्या है, आपके नारी का स्थान। देखिएगा ये टॉपिक आपके बहुत काम आने वाला है, नारी का स्थान। तो देखिएगा साथियों, जितने भी मैं टॉपिक आपको लिखवा रहा हूं, पहला मैंने आपको सामाजिक जीवन की, वैदिक सभ्यता के संस्कृति का, यानी कि सामाजिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें संयुक्त परिवार जो प्रथा थी, उसके बाद में मैंने शिक्षा की बात की है, इसके बाद में मैं नारी का स्थान की बात कर रहा हूं, यानी कि नारी को क्या सम्मान दिया जाता था उस समय, इस पर वार्तालाप करेंगे हम। चलिए, स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान था, ये बात हमने पहले भी चर्चा कर ली थी, और स्त्रियों को क्या था, महत्वपूर्ण स्थान था। पहले मुख्य बात यही है कि स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। दूसरी बात क्या है, पुरुषों के बराबर थी, बिल्कुल पुरुषों के बराबर मानी जाती थी। किसके बराबर, पुरुषों के बराबर हक और अधिकार हुआ करता था। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा उसके बाद में क्या होता था, धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए भी उनको अनुमति हुआ करती थी, यानी कि धार्मिक समारोह में भी उनको क्या जाता था, बराबर का योगदान दिया जाता था। इसके बाद में इसी काल में पर्दा नहीं थी, मुख्य बात यही है कि पर्दा प्रथा नहीं थी, इस समय आपके पर्दा प्रथा नहीं पाई जाती थी। मुख्य रूप से इस चीज का ध्यान रखिएगा, पर्दा प्रथा की अगर बात आ जाए, यानी कि अब देखिएगा सवाल इस प्रकार से बनाएगा एग्जामिनर कि वैदिक काल की जो सभ्यता है उससे मानव संस्कृति, यानी कि जो प्रभावित हुई है, यानी कि वैदिक काल की सभ्यता और संस्कृति पर विवरण दीजिए, इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है। या फिर वर्तमान को किससे जोड़ सकता है, प्राचीन काल की संस्कृति से जोड़कर आप उसके सापेक्ष टिप्पणी कीजिए कि आप उससे क्या समझते हैं।
ठीक है, तो सवाल किसी भी प्रकार से पूछे आपको इन सब चीजों को, बातों को याद रखना है। महिलाओं की बात करें तो महत्व यानी कि बराबर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद में पर्दा जो प्रथा है वो वहां पर प्रचलित नहीं थी, ठीक है ना। तो इसी के साथ में देखिएगा लड़कियों को पढ़ने का प्रचलन था, यानी कि पढ़ाई लिखाई में कोई भी भेदभाव था ही नहीं, ठीक है। इसी के साथ में क्या था, यानी कि जिस प्रकार से उस समय की बात करें तो उस समय की जो स्त्रियां थी उनकी बात करें तो गोसा थी आपके, गोसा, ठीक है। गोसा के बाद में आपका गोसा, अपला, और एक का नाम था जिसमें आपको लोपामुद्रा और सिरदा, ठीक है, लोपामुद्रा, यानी कि इस प्रकार की इन स्त्रियों का नाम लिया जाता है कि मुख्य रूप से महिलाएं क्या थी, शिक्षित थी, उस समय की बात की जा रही है, ठीक है। तो मंत्र था, यानी कि यत्र नागे पूजंती रमंत तत्र देवता, यानी कि यत्र पूजंती, यानी कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता रमते हैं या निवास करते हैं। जहां पर नारियों को सम्मान दिया जाता है वहां पर देवी देवताएं क्या करते हैं, विचरण करते हैं, देवताएं वहां पर शरण लेते हैं, वहां पर देवताएं रहते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। तो डायलॉग क्या था, सूत्र क्या था, सॉरी डायलॉग नहीं, मंत्र बोला करो इसको। तो मंत्र की बात करूं मैं तो मंत्र क्या था, देखिएगा मंत्र, यत्र नार्यन्ति पूजन्ति रमंत देवता, है ना, तत्र देवता, देखिएगा यत्र नार्यन्ति पूजन्ति रमंत तत्र देवता, यानी कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं, ठीक है। इसके बाद में संस्कारों की बात करेंगे। अब देखिएगा संस्कार किस प्रकार के थे लोगों में, उनकी भी बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिएगा संस्कार को देख लीजिए, पहले हमने क्या देखा, यानी कि संयुक्त परिवार प्रथा देखा, उसके बाद में शिक्षा देखा, उसके बाद में नारी का स्थान देखते हैं, और इसके बाद में आपका संस्कार देख लेते हैं, क्या उस प्रकार के, यानी कि उन लोगों में किस प्रकार के संस्कार थे, यानी कि आज के बच्चों की तरह तो नहीं थे कहीं, है ना। तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण था, संस्कार का स्थान क्या था, बहुत महत्वपूर्ण रखा गया था, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण संस्कार को ही दिया गया था उस समय भी, और आज के समय में भी अगर बात देखी जाए तो आज शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है, उतना संस्कार को नहीं दिया जा रहा। संस्कार बच्चे भूलते जा रहे हैं, संस्कार माँ बाप जो होते हैं उनका आदर, यानी कि उनका अनादर कर देते हैं बच्चे, उनका नियमों की पालना करना तो बहुत दूर की बात है। उनके क्या कहूं, आज की जो समाज है उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि आज के बच्चे, अगर छोटे छोटे बच्चों को आप डांट दोगे तो वो आपको ही समझा के चला जाएगा, बल्कि वो समझने की कोई कोशिश ही नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इस बात को छोड़िए, क्योंकि इससे आप सब परिचित हैं, क्योंकि आप सभी भी उसी प्रकार की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप आपके आस पड़ोस में आपके बच्चों को, आपके परिवार में आप सब चीजें देखते हैं, और आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं इस पर भी आप लोगों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को भी संस्कार की क्या है, यानी कि कई बच्चों को तो बात करने की तक की तमीज नहीं होती, किससे बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि कहीं बच्चे तो ऐसे होते हैं कि तू लगा के बात करते हैं, सामने वाला कोई हो, चाहे उसका टीचर हो, चाहे उसका गुरु हो, चाहे उसका पिता हो, चाहे उसकी माँ हो, या फिर उसका दोस्त हो, उसका भाई हो। लेकिन मेरे साथियों एक बात कह देता हूं मैं, कहीं पर भी अगर आप लगाकर बात करेंगे ना, छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप लगाकर बात करेंगे तो एक संस्कारी व्यक्ति कहलाएंगे और एक संस्कार की पहचान देंगे कि आपका परिवार एक अच्छा है। लेकिन अगर आप तू कहकर बात करते हैं, इस तय शब्द को तो भूल जाइए। मेरे कहने का मतलब यह है, तू शब्द लगाकर किसी के साथ में कभी बात मत करिए, आप लगाकर बात करिए। आप एक बहुत बड़ा, आप जो शब्द होता है ना वो बहुत सम्मानजनक शब्द होता है, इसका सम्मान आप भी पाइए और दूसरों को भी दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण था संस्कारों का, मुख्य बात यही है। जन्म, मृत्यु और विवाह आदि संस्कार हुआ करते थे, जिसमें जन्म भी, यानी कि जन्म के समय, मृत्यु के समय, है ना, और इस प्रकार से विवाह, यानी कि इस प्रकार के देखिएगा जन्म के समय में क्या होता है, उत्साह, यानी कि उल्लास का माहौल होता है, यानी कि मृत्यु के समय क्या होता है, यानी कि थोड़ा सोच, है ना, यानी कि थोड़ा क्या होता है, शोक का माहौल होता है। तीसरा आपका विवाह के समय में क्या होता है, उत्साह होता है। मानव जीवन में दो सीढ़ियां आती है, दो सीढ़ियां, पहली सीढ़ी देखिएगा जन्म के समय उत्साह मनाया जाता है, विवाह के समय उत्साह होता है, और तीसरी सीढ़ी जब मानव जाता है तब कौन सा होता है, यानी कि शोक मनाया जाता है, यानी कि दुख प्रकट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की संस्कृति प्रचलित थी। कुल 16 संस्कार थे, कितने, 16 संस्कारों की बात की गई है, कुल 16 संस्कार थे आपके, ठीक है। और यज्ञ जीवन का आवश्यक अंग था, यानी कि यज्ञ करना तो बहुत इंपॉर्टेंट था इस समय, क्योंकि यज्ञ तो जीवन का क्या था, अहम हिस्सा ही माना गया है, कि जीवन में अगर एक बार भी अगर इंसान यज्ञ नहीं करता है तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि यज्ञ का जो कुंड होता है इस पर बैठना बहुत जरूरी था पूजा के अंदर, ठीक है। बाल विवाह इस काल में नहीं था। देखिएगा मुख्य बात यही है कि बाल विवाह भी इस काल में नहीं था, यानी कि देखिएगा वैदिक काल की जो सभ्यता की बात की जा रही, कितने अच्छे लोग रहा करते थे, आज भी नहीं है। हम आज भी इतने पढ़े लिखे होने के बाद इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अपन इतने सुसंस्कारित नहीं है जितने इस समय के व्यक्ति थे। लेकिन इसके बाद में संस्कृति बिगड़ कैसे गई आपकी भारत की, इसका सवाल उठता है। सवाल यही उठता है कि आपकी संस्कृति बिगड़ कैसे गई, आप इतने अच्छे लोग थे तो फिर बिगड़ कैसे गई, इसके बारे में भी तो इतिहास बताना चाहिए ना। लेकिन इतिहास इसके बारे में बताता है, आपको आगे बताऊंगा मैं इस चीज पर, मैं पूर्ण रूप से टिप्पणी करके पूर्ण रूप से मैं बात करूंगा कि आगे किस प्रकार से आपकी संस्कृति बदलती चलती है ना। इस पर एक सवाल दूंगा मैं आपको, कभी टाइम मिलेगा तो उसके अनुसार हम उस पर बात करेंगे कभी।
तो देखिएगा बाल विवाह जो इस काल में नहीं प्रचलित था। इसके बाद में देखिएगा एक पत्नी प्रथा उसी समय में प्रचलित थी, यानी कि केवल एक ही पत्नी रख सकता था व्यक्ति, यानी कि एक पत्नी, ठीक है, एक पत्नी प्रथा उस समय प्रचलित थी। समझ में आ रही ना? यानी कि राजाओं के तो 20-20 रानियां हुआ करते थे, 50-50 रानियां हुआ करते थे, यानी कि उन लोगों को शर्म नहीं आया करती। बाद के जो संस्कार इन लोगों में इतने अच्छे संस्कार थे, लेकिन बाद में संस्कार परिवर्तन कैसे हो गए? यानी कि राजा या राजाओं की मैं बात करूं, राजा रंग जो हुआ करते थे, तो इन लोगों की अगर मैं बात करूं तो इनके मतलब जब क्या बोलते हैं उनको, जब बूढ़े हो जाते हैं, यानी कि मुंह में दांत नहीं होता, उस समय भी विवाह कर अपनी बेटी से भी, यानी कि अपनी पोती की उम्र की लड़की के साथ में लोग सोआ करते थे। तो एक दुर्भाग्य था इस भारत का, पतन होना जरूर था, यानी कि जो पतन था वो जरूरी था और हो गया पतन। भारत का पतन इन लोगों के कारण हुआ है, क्योंकि ये दुष्ट लोग, जो राजा लोग हुआ करते थे, दुष्ट लोग हुआ करते थे। क्योंकि देखिएगा, यानी कि एक दादा की उम्र में जब अपना अगर एक पोती के साथ में अगर गलत व्यवहार कर रहा है, तो इस भारत का पतन होना जरूरी था। जबकि एक सम्मुख, यानी कि एक परिवार का मुखिया, जिसको आप राजा बोलते हैं, जो पूरी प्रजा का रखवाला होता है, वही व्यक्ति अगर ये काम कर रहा है, तो फिर प्रजा का तो हाल बहुत बुरा है ना? उसके बारे में तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। तो देखिएगा इस समय क्या था, एक ही पत्नी का क्या था, प्रचलन था उस समय, है ना? लेकिन बाद की बात बता रहा हूं मैं, पत्नी का उस समय एक ही प्रचलन था, यानी कि एक ही पत्नी रख सकता है व्यक्ति, ठीक है। देखिएगा कितनी अच्छी समाज थी, है ना? इसके बाद में आज भी हिंदू परिवार में हो जो है वो संस्कार यानी कि अपनाए गए हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि इन चीजों को, यानी कि इतने संस्कार हिंदू परिवार में आपको मिल जाएंगे। इनके तो केवल आपको 20% ही संस्कार मिलेंगे, बाकी तो पता नहीं 60 जो 80% जो संस्कार है, पता नहीं कहां से आ गए आप लोगों में। इस चीज का तो कोई जिक्र ही नहीं किया जाता, यानी कि 20% ही संस्कार आपके लोगों में यानी कि प्रचलित है हिंदू धर्म में, मुख्य रूप से बात करूं तो मैं। तो इस चीज को सुधारिए, है ना? तो देखिएगा ये सुधरेगी नहीं अब, क्योंकि जनरेशन बदल चुकी है। और अगर कोई व्यक्ति पुराने ख्यालों की अगर बात करता है, इन चीजों की अगर संस्कारों को लेकर बात करता है, तो बच्चा क्या बोलता है कि देहाती है, यानी कि देहाती है, कुछ नहीं जानता है, ये पागल हो चुका है, कुछ नहीं जानता है बुढ़ा, ऐसे बोलते हैं। मतलब पिताओं को, पिताजी की बात करो या दादाजी की बात करें, अगर मैं लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को अगर ये कह देना, खास तौर पर बहन है, नाराज मत होइएगा, एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को समक्ष, है ना? तो आप समझने की कोशिश करना। अगर लड़कियों को कह दे कि बेटा इस प्रकार के कपड़े मत पहना करो, यानी कि सलवार सूट में बहुत अच्छी लगती है। भारतीय नारियों की अगर मैं बात करूं तो जितना जिस्म को ढककर रखना चाहती है ना, उतना ही बेहतरीन और उतनी ही अच्छी लगती है, उतनी ही ब्यूटीफुल लगती है जितने की अपने यानी कि शरीर को ढककर रखती है। भारतीय नारी का यही सिद्धांत है ना? अगर लेकिन आज की नारियों की बात करें तो आज की नारियां ज्यादा जिस्म को दिखाना पसंद करती है, बाकी जितना कपड़े जितने शॉर्ट हो सकते हैं उतने कोशिश करती है, जितने शॉर्ट कपड़े पहनने की, यानी कि जितने शॉर्ट किए जा सकते हैं कपड़ों को, उतना शॉर्ट करने की कोशिश करती है। तो ये आपके भारतीय संस्कृति की शोभा देने वाली बात नहीं है। नारी इतनी जब भी अच्छी लगती है जब वो अपने जिस्म को ढक कर रखती है, और पुरुष की भी मैं बात करूं तो पुरुष भी तभी अच्छा लगता है जब अपने जिस्म को ढक कर रखता है ना? अन्यथा अगर आप ऐसे रहे तो फिर वो आदिवासियों से बुरी जिंदगी है आप लोगों की। तो आदिवासियों के पास तो कम से कम अबहू था, वो लोग इतना तो समझते थे कि अपने शरीर को जहां से ढकना चाहिए था वहां से वो लोग ढक रहे हैं, किन से, पत्तों के माध्यम से और छाल के माध्यम से। उनके पास सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद वो लोग इतना समझते थे। लेकिन आपके पास में सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद भी आप नंगे घूम रहे हैं। ये कैसी संस्कृति इस देश की? बिगाड़ दिया, पूरी संस्कृति को बिगाड़ के रख दिया आप लोगों ने, है ना? तो ये संस्कृति गलत है, इसको मत अपनाइएगा। लेकिन मैं इस चीज का दावा कर सकता हूं, इस चीज का पूर्णतः विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि मेरे साथ में जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों में, यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी की सोच अलग होती है, वो इन संस्कृतियों को कभी नहीं अपनाएगा। और अगर अपना रखा है तो जल्दी छोड़ दीजिए, इसमें फायदा है। नहीं तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपको इतना बड़ा लज्जित होना पड़ेगा। ये जो पैसन होती है ना, इसके लेकर बहुत बुरा लज्जित होना पड़ता है उनके सामने, क्योंकि वो हर पैसन पर सवाल उठाते हैं, है ना? एक भारत की एक संस्कृति, यही तो चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको इतिहास में, और समझा के आ रहा हूं आपको कि भारत में इस प्रकार की संस्कृति रही है, तो इसको अपनाने की कोशिश करो आप लोग। देखिए इसी के बाद में एक शब्द और आता है जिसकी बात करते हैं, वासुदेव कुटुंब। वासुदेव कुटुंब, देखिएगा वासुदेव कुटुंब शब्द क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? वासुदेव कुटुंब जो शब्द है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा वासुदेव कुटुंब जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, अर्थ इसका वासुदेव कुटुंब, यानी कि एक संस्कृत का शब्द है वासुदेव कुटुंब। इसका अर्थ क्या होता है कि संपूर्ण पृथ्वी में प्राण मात्र एक ही परिवार का हिस्सा होता है। प्राणी जो होता है यानी कि इंसान जो है वो प्राणी मात्र क्या होता है, प्राणी मात्र एक ही परिवार का हिस्सा है संपूर्ण विश्व में। यानी कि आज तो अलग अलग देशों में बढ़ गए हैं, लेकिन प्राचीन समय की बात करें तो संपूर्ण आपके भारतवासी जो थे वो यही मानते थे कि पूरी पृथ्वी में जितने भी मानव प्रजातियां रहा करती है, जितने भी प्राणी रहते हैं, वो सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। उनमें दयालुओं का भाव था, है ना? लेकिन इस चीज का आज अभाव है। इसी कारण से देशों में अलग अलग बढ़ गए हैं, उसके बाद में जातियों में बांट दिए गए हैं, उसके बाद में परिवारों में बांट दिए गए हैं। आपका बंटवारा होता ही जा रहा है, पतन होना निश्चित है। आने वाले समय में आपका भी पतन होगा, क्योंकि आप भी बहुत गलत लाइन चल रहे हैं। वर्तमान समय की अगर आप बात करेंगे ना, तो विश्व बहुत
हद तक प्रकृति को नुकसान पहुंचा चुका है ना। तो इसका पतन होना भी जरूरी है। एक जो कोरोना वायरस जो आया था वो अभी ट्रेलर दिखा रहा है, वो फिल्म का ट्रेलर दिखाना चाह रहा है कि मैं मतलब प्रकृति कहना चाह रही है कि मेरे में इतनी ताकत है कि आप मेरे ऊपर विजेता नहीं कर सकते, आज भी मैं आपको घरों में बंद कर सकती हूँ। तो कोरोना वायरस के थ्रू उसने एक उदाहरण देकर समझाया कि मैं घरों में बंद कर दूंगी, चुप हो जाओ, मान जाओ, मत नुकसान पहुंचाओ, है ना। तो इस प्रकार से इसके बाद में एक और सभ्यता हुआ करती थी जो कि आपकी क्या होती है, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था भी हुआ करती थी ना। देखिएगा आश्रम व्यवस्था की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो आश्रम व्यवस्था की बात करें तो देखिएगा आश्रम जो होता था वो आपके मुख्य रूप से 4 भागों में बटे हुए थे। आश्रम कितने भागों में बटे हुए थे? 4 भागों में बटे हुए थे। अब सुन लीजिए लड़कों, यानी कि बॉयज सुनिए, अब देखिएगा आपकी बारी है। पहले गर्ल्स की मजाक उड़ा रहे थे ना, अब बॉयज की बारी है। तो देखिएगा 4 क्या होते थे? ब्रह्म, यानी कि 4 क्या हुआ करते थे? आश्रम हुआ करते थे। पहला आपका ब्रह्मचारी, पहला कौन सा होता था? ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी सब पर हम बात करेंगे। देखिएगा पहला कौन सा होता है आपका? ब्रह्मचारी। पहला आश्रम कौन सा? ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम के अंतर्गत क्या होता था इसके बारे में जानते हैं, देखिएगा, है ना। देखिए अब सुनिए, ब्रह्मचारी जो आश्रम होता है इसमें क्या होता है? ब्रह्मचारी आश्रम में मनुष्य का जीवन का पहला भाग होता है, यानी कि बचपन होता है। पहला भाग की बात की गई है, मनुष्य का पहला भाग यानी कि बचपन की बात की जा रही है। देखिएगा इस समय बचपन में यानी कि 25 वर्ष की आयु तक, बचपन से लेकर, देखिएगा बचपन से लेकर 25 वर्ष की आयु तक कहां रहा करते थे? आश्रम में रहते थे बच्चे। कहां पर रहते थे? आश्रम में रहा करते थे। ठीक है, क्या करते थे? वहां पर शिक्षा हासिल करते थे। मुख्य रूप से एक बात थी कि यहाँ पर शिक्षा हासिल करते थे, इसके बाद में बहुत कुछ हासिल करना है, अभी देखिएगा, है ना। जो गुरुकुल में रहकर अध्ययन करते थे, मुख्य रूप से शिक्षा अध्ययन करते थे। ठीक है, और इसके साथ में इनको और कुछ चीजें भी सिखाई जाती है, उनकी भी जिक्र करेंगे। इसका उपयोग गृह आश्रम में करते थे, और जो चीज अध्ययन यहाँ पर सीखते थे उसका उपयोग जो करते थे वो कहां पर करते थे? गृहस्थ आश्रम जीवन में, यानी कि ब्रह्मचारी के बाद में गृहस्थ आश्रम जो जीवन होता है उसमें ये लोग उसका उपयोग करते थे, जो कि बचपन में सीखा करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से 5 से 25 वर्ष तक की आयु, है ना। और इसी प्रकार से 25 के वर्ष के बाद में जो होता था, यानी कि जो व्यक्ति होता था उसकी शादी कर दी जाती थी। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5 वर्ष के बालक को रख दिया जाता था। 5 वर्ष के बालक से लेकर 25 वर्ष तक यहाँ पर रहता था। उसके बाद में क्या कर दी जाती थी? शादी कर दी जाती थी, और शादी करने के पश्चात ही आपका गृहस्थ जीवन शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो शुरुआत जीवन किसकी हो जाती है? अब गृहस्थ जीवन की बारी आती है। देखिएगा गृहस्थ आश्रम की बात कर रहा हूं मैं, तो देखिएगा पहले रूप से, सम्मुख रूप से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं ब्रह्मचारी आश्रम क्या है। देखिएगा ब्रह्मचारी जो आश्रम है वो लड़के को, है ना, शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी उस समय, शिक्षा, और उसके बाद में उसको सब कुछ सिखाई जाती थी वहां पर। यानी कि घर वालों से उसको दूर रहना पड़ता था। कितने साल? 5 वर्ष की उम्र में उसको ले जाते थे, और 25 वर्ष तक की उम्र यानी कि 20 साल तक वो कहां पर रहता था? आश्रम में रहा करता था। अब आश्रम में क्या क्या सिखाया जाता था? देखिएगा आश्रम में मैंने कहा ना, जैसे सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ठीक है, और जो जीव जंतु प्राणी जो होते हैं उन पर दया भाव दिखाना। ठीक है, इसी के बाद में गृहस्थ जीवन में जीवन जो जीने के जो संयम होता है उस पर नियंत्रण करना, क्रोध और संयम पर नियंत्रण रखना, और इसी के साथ में आपका जो भी यानी कि ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना। उसके बाद में आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था। यहां पर शास्त्र बल के साथ, यानी कि शास्त्र बल की बात करें तो वो लोग मतलब ब्रह्मचारी आश्रम से सीधा ताल्लुक की बात करते हैं तो किसकी बात कर लेते हैं? शास्त्र बल की। लेकिन यहाँ पर शास्त्र बल का जिक्र ही नहीं किया गया था, उस समय की बात कर रहे हैं। पर तो वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं, इस समय लड़ाकू समाज, यानी कि लड़ाकू समाज रहा ही नहीं था, लड़ाकू समाज था ही नहीं उस समय। तो उस समय तो कोई भी शास्त्र अस्त्र नहीं सिखाए जाते थे, बल्कि ज्ञान की आवर्जना, यानी कि ज्ञान बहुत पर्याप्त मात्रा में दिया जाता था। यानी कि दुनिया को समझने का जो ज्ञान होता था वो उनको कहां पर दिया जाता था? इस आश्रम में दिया जाता था। और इसमें बच्चे को संस्कार दिए जाते थे, गुरु आचार्यों के द्वारा संस्कार दिए जाते थे, इसलिए वहां जो सभ्यता, जो समाज थी ना, वो इतनी अच्छी बनी हुई थी। लेकिन आज की बात करें तो आज क्या होता है? यानी कि 3 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हो हाथ में, मोबाइल में पता नहीं कौन कौन क्या बक रहा है, कौन कौन क्या कह रहा है, उनको सुनने, मतलब उन चीजों की नकल बच्चा करेगा। आने वाले समय में बच्चा उनकी नकल करता है, और उससे माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा बेटा देखो क्या बोल रहा है। लेकिन वो, उनको ये पता नहीं कि आगे आने वाले समय में क्या करेगा अपने साथ में। ठीक है, तो ये एक मुख्य बात यही है कि देखिएगा इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, यानी कि पहले ब्रह्मचारी जैसे आश्रम नहीं रहे हैं। और आज के लड़कों की मैं बात करूं तो देखिएगा आप 15 साल की उम्र में जहां पर अपने सोना बाबू से बात कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर तो बेचारे 25 साल की उम्र तक तो ये बच्चे क्या करते थे? वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे, इसलिए ये लोग महान थे। लेकिन आज के व्यक्तियों की मैं बात करूं तो 25 साल की उम्र से पहले, यानी कि पता नहीं कितने सोना बाबू आके चले जाते हैं 20 साल की उम्र में तो लोगों के। और 20 साल की उम्र होते होते तो घर वाले शादी करके, अगर अच्छे ढंग से नहीं पढ़ रहा है तो शादी करके पकड़ा देते हैं, और 21-22 साल की उम्र में तो 2-2, 3-3 बच्चे हो जाते हैं बच्चों के, है ना। तो महिला हो या पुरुष दोनों की बात कर रहा हूं, तो इस प्रकार की संस्कृति थी, उसको अपनाया नहीं गया, उस संस्कृति को नष्ट कर दिया गया धीरे धीरे। यानी कि इसका कारण क्या है? पश्चिमी संस्कृति का आगमन हो गया भारत में,
और धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया गया। अन्यथा अगर ये संस्कृति हमारे देश में रहती तो शायद हमारे देश का भविष्य बेहतरीन हो जाता। यानी कि विश्व गुरु तभी कहलाते थे हम, तब ये संस्कृति हमारे देश में थी। इस संस्कृति के चले जाने के बाद में विश्व गुरु ना तो भारत बना था, ना रहेगा और ना बनेगा, आने वाले समय में नहीं बनेगा। क्योंकि आप लोग तो कर क्या रहे हो, आप लोगों को पता है। आप कभी चीन की संस्कृति अपना रहे हो, आप कभी अमेरिका की संस्कृति अपना रहे हो, कभी आप अफ्रीका की संस्कृति अपना रहे हो। क्या मतलब है ये? आपको तो अपनी संस्कृति को भूल गए लोग। अगर कोई सादा सिंपल कपड़े पहन के आ जाता है आपके सामने तो उसकी इंसल्ट करते हो। मतलब कॉलेज संस्थान में, स्कूल संस्थान में अगर आप वीआईपी यानी कि एक अलग तरीके के, यानी कि फटे हुए जींस नहीं पहन के जाओगे, फटे हुए टॉपर्स यानी कि जो कपड़े होते हैं ऊपर के जो पहन के नहीं जाओगे, जिस्म को नहीं दिखाओगे, तो आपको लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो दांधरी है, ये क्या जानता है, ये तो ग्रामीण है। इस प्रकार की समाज हो गई, इस प्रकार की संस्कृति हो गई। और आज के माता पिताओं की सोचने की और समझने की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी बात यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी की आजादी छीनने की बात कर रहा हूं, बल्कि मैं बात ये कर रहा हूं कि देखिएगा आज के माता पिताओं के संदर्भ में मैं बात करूं तो आज के माता पिता पता नहीं क्या समझने लग गए अपने आप को। अपने बेटा बेटी को ऐसे कपड़े दिलाते हैं जिनको खुद देखकर यानी कि खुद को शर्म आ जाती है। उनको बेटा बेटी अपने सामने पहनकर निकलते हैं तो उनको देखते ही खुद को शर्म आने लग जाती है। लेकिन माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो मेरी बेटी ने कितने अच्छे कपड़े पहन कर गई है, मेरा बेटा कितना अच्छा कपड़ा पहन रहा है। अरे वो फटी हुई जींस को पहनकर क्या अच्छा लग रहा होगा। तो कम से कम अच्छे कपड़े तो पहना, अच्छे कपड़े, अच्छी संस्कृति आपको दी गई है। इस भारत देश की इतनी अच्छी संस्कृति रही है तो कम से कम उसको तो अपनाओ। आपके पिताजी को देखो ना, आपकी माता को देखो ना, आपके पिताजी और आपकी माता कैसे रहते, उनका जीवन से कम प्रेरणा ले ना। आप दुनिया में टीवी देखकर, आपके इस मोबाइल को देखकर आप क्यों बदल रहे हो? क्या मिल जाएगा इससे? कुछ नहीं मिलने वाला। ये जिंदगी बेकार होने वाली है। क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम की जो बात मैं कह रहा हूं, 5 से 25 वर्ष यानी कि 20 साल तक तो वो कोयले की, यानी कि कोयले, जिस प्रकार से कोयले पर जो हीरा होता है ना उसको तपाया जाता ना, यानी कि शुद्ध सोना बनाने के लिए जो तपाया जाता है ना कोयले के ऊपर सोने को रखकर, तो वो सिचुएशन रहा करती थी इनकी। यानी कि गुरुओं के साथ में इतने गजब तपा करते थे। और आप आज अगर आपको मैं कह दूं ना कि 4 घंटे मेरे साथ में पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो नहीं बैठोगे। मुझे पता है कुछ विद्यार्थी तो बहुत शरारती है, मतलब बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, डायरेक्ट कमेंट करके चले जाते हैं सर मैंने क्लास ली है। बाकी टेस्ट में पता चल जाता है ना क्या होता है, कुछ नहीं आने वाला। ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। ये 2 साल बेकार हो जाएंगे आपकी जिंदगी के। आप पढ़े तो ढंग से पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिएगा ग्रस्त जीवन की शुरुआत होती है 25 वर्ष के बाद में शादी कर दी जाती है बच्चे की, तब ग्रस्त जीवन की शुरुआत होती है। अब ग्रस्त जीवन में क्या क्या होता है इसके बारे में देखिएगा। ग्रस्त जीवन की जो उम्र होती है ना वो आपकी केवल 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की उम्र ही होती है। केवल कितने वर्ष तक की? 25 से 50 वर्ष की उम्र जो होती है उसमें आप ग्रस्त जीवन जी सकते हैं, है ना। इसके बाद में देखिएगा ग्रस्त जीवन में संपूर्ण समाज का दायित्व होता है। संपूर्ण समाज का दायित्व का मतलब होता है कि देखिएगा पूरी समाज को आपको देखना है। देखिएगा दायित्व का मतलब मैं समझा देता हूं क्या होता है। तो संपूर्ण समाज का दायित्व होता है, कहने का मतलब देखिएगा ब्रह्मचारी आश्रम जो है, ब्रह्मचारी आश्रम में क्या होता है कि गुरु शिक्षा देता है। वहां पर शिक्षा यानी कि बच्चे क्या लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। तो आप लोग तो ना तो यहाँ पर कमा रहे हैं ना खा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर आप कमा के तो ला नहीं रहे, है ना। गुरु क्या दे रहा है? गुरु आपको शिक्षा दे रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि किस पर बोझ बनकर बैठे हुए? ग्रस्त जीवन पर बोझ बन के बैठे हुए। आज जिस प्रकार से आज आपके माता पिताओं पर आप बोझ बनकर बैठे हुए ना, उसी प्रकार से उस समय की जो समाज थी ना, उस समय की समाज जो थी वो इस ग्रस्त आश्रम पर क्या थी, इस ग्रस्त जीवन पर क्या थी, आश्रित थी, पूर्ण तरीके से आश्रित थी। यानी कि अगर ग्रस्त आश्रम में से अगर कुछ दिया जाएगा तो ब्रह्मचारी आश्रम चलेगा, ठीक है। इसके बाद में वनप्रस्थ आश्रम चलेगा, और अगर दोगे तभी आपका संन्यास आश्रम चलेगा। संन्यास आश्रम अलग होता है, उसकी बात ही अलग है ना। लेकिन ये क्या था, पूर्ण तरीके से समाज का दायित्व था इस व्यक्ति का कि समाज में अच्छा बुरा जो भी करना है वो इस व्यक्ति पर दायित्व सौंपा गया था, है ना। कृषि और उत्पाद करने के साथ साथ में तो बात रखी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज का कोई भी दायित्व यानी कोई भी कार्यक्रम करना है, संस्कृति को बनाए रखना है। संस्कृति बिगड़ रही है, कोई इंसान अगर बुरा काम कर रहा है तो उसको रोकना, ये सब काम किस काल में आते थे? आपके ग्रस्त जीवन में आपका दायित्व बनता है समाज को अच्छी और सुरक्षित बनाए रखने का। लेकिन आज देखो, आज किसी को कोई मतलब ही नहीं है समाज में कुछ भी हो। पड़ोसी के साथ में कुछ भी मारपीट करके चले जाओ, कोई गाली बक रहा है, बकने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अरे उसका फर्क आप पर पड़ रहा है भाई। उसके मतलब बकने वाले पर कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन सुनने वाले पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में आपकी फैमिली में भी कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करेगा आपके साथ में, तो इस चीज को नजरअंदाज, जितनी नजरअंदाज करते हैं। आज शहरी की बात कर रहा हूं मैं, ग्रामीण क्षेत्र में तो फिर भी अच्छी संस्कृति बनी हुई है, लेकिन इन शहर के लोगों की तो बात तालाब सुनकर, इनके कपड़े के ढंग का देखकर, यानी कि इनके कपड़े वगैरह वगैरह, इनकी वार्तालाप सुनकर ही शर्म आती है। इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं, यानी कि पिता जो बेटा होता है वो पिता को गाली बकता है। यहाँ पर ऐसी समाज और ऐसी संस्कृति बन चुकी है शहरों की। बड़े बड़े शहरों में आप देखोगे तो बहुत बुरा हाल है। पिता यानी कि माता पिताओं को कहां पर छोड़ा जा रहा है? अनाथ आश्रम में छोड़ा जा रहा है।
तो ये जो संस्कृति है ना, ये इसका परिणाम स्वरूप है। अगर आप ब्रह्मचारी आश्रम आज भी अपनाते हैं ना, अगर वही जीवन अगर आज भी अपना रहे हैं ना, तो आप ये कभी नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास भी वो तो ज्ञान ही नहीं है ना। आपका ग्रस्त जीवन का कोई दायित्व होता है, उसको आप समझ ही नहीं रहे। आप तो ये समझते हैं बूढ़े माँ बाप हो गए तो अपना क्या हो गया, मतलब बूढ़े माँ बाप हो गए तो वो अपने ऊपर बोझ बन गए। अरे नहीं, बोझ नहीं बने। आप भी तो 25 वर्ष की उम्र तक उनका कमाया हुआ खाए थे ना, उस चीज को कहां भूल गए आप। यानी कि बचपन से आपको पाले थे, पढ़ाए थे, वो कहां गया। उस समय उन्होंने तो नहीं सोचा कि मेरा बेटा मेरे ऊपर बोझ बन गया। लेकिन आज की बच्चे, आज की जनरेशन यही सोचती है कि मेरे माँ बाप, यानी कि शादी हो जाने के बाद में मेरे माँ बाप क्या हो गए, मेरे ऊपर बोझ बन गए, और इनको मैं कब अनाथ आश्रम में छोड़ के आऊं, या फिर इनका कब देहांत हो, तब जाके मैं सुखी जीवन जीऊं। ये सोचता है आज की जनरेशन। लेकिन ये गलत सोच है आप लोगों की, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आज भी आपकी जो जीवन की बात करूं ना, तो जीवन की जहां से शुरुआत हुई ना, वहां पर अंत हो जाएगा वापस। इस समाज का जिस प्रकार से सामाजिक जीवन था ना, प्राचीन काल में जो जीवन था ना, इस प्रकार के वैदिक सभ्यताओं की मैं बात कर रहा हूं, तो इस समय की संस्कृति जो बनी हुई थी ना, उसको आप लोगों ने तहस नहस कर दिया है। और आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा, आप संपूर्ण मानव समाज इसका जिम्मेदार है। आप लोगों ने इस संस्कृति को बिगाड़ा है। मैं इसका जिम्मेदार हूं, आप इसका जिम्मेदार है, हमारे माता पिता इसके जिम्मेदार है कि उन्होंने इस संस्कृति को, इस समाज को बिगाड़ने में अपना पूरा योगदान दिया है, 100%। ठीक है, तो आने वाली जनरेशन तो बिगड़ेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि बिगड़ेंगे, आप बिगड़ गए तो आपकी जनरेशन भी बिगड़ने वाली है। कितना भी आप समझा लो, नहीं समझेंगे, क्योंकि समाज का, यानी कि वो कहते हैं ना कि मित्रता में अगर रंग नहीं है, मतलब अगर कोई शोक करता है कोई व्यक्ति, तो उसका रंग नहीं तो व्रण जरूर आएगा, तो व्रण जरूर आएगा आपके बच्चों पर। आप कितना ही समझा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो दायित्व हुआ करता था विवाह। इस आश्रम में मुख्य संस्कार हुआ करता था, मुख्य रूप से विवाह, यानी कि विवाह हुआ करता था। मुख्य संस्कार क्या होता था, विवाह हुआ करता था इस समय। लेकिन आज के नवयुवकों को देखिए, बहुत सारी लताओं, यानी कि बहुत सारे इस उम्र में तो क्या कर लेते हैं, अपने आप का शरीर नष्ट कर लेते हैं, बहुत सारी लतों के ग्रहण कर लेते हैं, बहुत सारी शराबी, जो भी बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे तत्वों का सेवन करने लग जाते हैं, जो अपने आप को, शरीर को नष्ट कर लेते हैं, अपनी बुद्धि को तो नष्ट कर लेते हैं पहले ही, क्योंकि वो 18-19 साल की एज होती है ना, उसमें अपने सोना बाबू के साथ में अपनी बुद्धि जो होती है उसको भ्रष्ट वहीं पर कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नशे के आदी हो जाते हैं और अपना जीवन बेकार कर देते हैं। ये समाज के लिए घातक होते हैं लोग, दुश्मन बराबर है समाज के लिए, है ना। जिसमें आप आज बोलते हो ना अपराधी है ये, तो वो अपराध बराबर काम कर रहे हो। अगर आप 16-17 साल की उम्र में, 18-19 साल की उम्र में अगर आप किसी प्रकार का सहयोग वियोग कर रहे हो, इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो किसी के साथ में, तो आप इस समाज के लिए दुश्मन बन के बैठे हो। आप सबसे बड़े जिम्मेदार हो इस समाज के दुश्मन। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता था, इसमें देखिएगा, जो ये सभी आश्रम जो होते थे उसका पोषक हुआ करता था। पोषक देखिएगा, पोषक शब्द है, पोषक शब्द का मैं यूज कर रहा हूं। पोषक का मतलब पालने वाला हुआ करता था। गृहस्थ जीवन में इन सभी जो आश्रम हुआ करते थे उनको पालने वाला हुआ करता था पोषक, गृहस्थ आश्रम जीवन में। ठीक है, तो देखिएगा, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी का पोषक जो गृहस्थ आश्रम होता था यही हुआ करता था, यानी कि मुख्य रूप से भोजन जो प्राप्त होता था, यानी कि सभी चीजों का जो दायित्व पूरे करने वाला जो व्यक्ति था वो गृहस्थ आश्रम के जीवन में, यानी कि गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति प्रवेश कर चुका है उसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी संपूर्ण। इसके बाद में अगला आपका है वानप्रस्थ। देखिएगा, वानप्रस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं। वानप्रस्थ आश्रम की अगर मैं बात करूं तो इसमें मुख्य रूप से क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, वानप्रस्थ आश्रम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देखिएगा, इसमें आयु जो होती थी वो 50 से 75 वर्ष की हुआ करती थी। आयु की बात करें तो कितनी, 50 से 75 वर्ष तक की, 50 से 75 वर्ष की आयु हुआ करती थी। इसके साथ में दायित्व मुक्त होकर अपने जीवन में जंगल में व्यतीत करने की कोशिश करता था। किसमें, जंगल में चले जाया करते थे लोग। कहां पर चले जाते थे, जंगल में चले जाया करते थे। क्यों, क्योंकि अपना दायित्व जो अपना जीवन होता था ना उसको संपूर्ण पूरा कर जंगलों में जाया करते थे लोग, है ना। आज की बात करें तो 50 से, यानी कि 50 साल के बाद में तो कोई व्यक्ति शायद ही 60-65 साल की उम्र सारी होती है आप लोगों की, है ना। और आने वाली जनरेशन की तो ये भी नहीं रहेगी, 50 साल की उम्र में निपट जाओगे आने वाले समय में, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि खान पान ऐसे ही हो गए, और वक्त चीजों का अपने सेवन कर रहे हैं, तो हमारी जिंदगी वैसे ही खराब होने वाली है। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर अनुभव प्राप्त करते थे और उसको समाज में बांटा करते थे, जिनको आप आज बोलते हो ना ज्ञान बांटने वाले साधु संत लोग हुआ करते थे। तो आज के साधु संगत की बात करूं मैं, तो आज तो 25 साल का व्यक्ति जाकर, 18 साल का व्यक्ति जाकर, 16 साल का व्यक्ति जाकर क्या बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। अपना वेश बदलकर लोगों को ज्ञान बांट रहा है। वो सन्यासी नहीं होता भाई। सन्यासी तो 75 से 50, यानी कि 50 वर्ष की उम्र के बाद में, अगर 50 से 75 वर्ष है, यानी कि 50 से 60 वर्ष के बीच में अगर तप कर कोई व्यक्ति आता है तो वो सन्यासी कहलाता है। वो समाज को ज्ञान बांट सकता है, वो समाज के हित के बारे में सोचेगा। लेकिन अगर आप 20-22 साल की उम्र में अगर कोई सन्यासी बनकर आ रहा है तो अपना पेट पाल रहा है, अपने परिवार के पेट पालने की काम कर रहा है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, समाज को क्या कर दिया, दूषित करने का काम किया इन लोगों ने भी। ठीक है ना। तो इस जीवन में भी लोगों को दूषित करने का काम किया है इन लोगों ने, ठीक है ना। जैसे इस प्रकार से पेट पालने वाले लोगों ने क्या कर दिया, इसको प्रभावित कर दिया। इसलिए आज किसी को विश्वास ही नहीं होता किसी व्यक्ति पर।
इसके बाद में देखिएगा क्या होता है, समाज का कल्याण के बारे में सोचते थे ये लोग, बिल्कुल। और गृहस्थ आश्रम की सलाह देने के लिए इस आश्रम में मुख्य विशेषता हुआ करती थी। मुख्य रूप से बात क्या की गई है, यानी कि ये उस उम्र से क्या करते थे, गुजरा करते थे। तो इस उम्र से गुजरते थे तो इनको अनुभव हुआ करता था कि गृहस्थ आश्रम में अगर कोई की परेशानी है, आज कह देते हैं ना, आज आप बाबाओं के डोक लगाने जाते हैं ना गृहस्थ आश्रम में लोग, यानी कि बीवी को लेकर बच्चे, यानी कि कई लोग होते हैं जो अपनी बीवी को लेकर साधु महात्माओं के पास में जाते हैं और कहते हैं बाबा हम दोनों के बीच में झगड़ा बहुत होता है, कोई समाधान निकालिए। तो बाबा उसके सिर पर हाथ रखकर कह देता है बेटा आज से कोई भी क्या नहीं होने वाला, कोई भी झगड़ा नहीं होगा आपके परिवार में, है ना। और कितनी फीस देनी है, 1100 रुपए आपको चढ़ावे देना है, उसके साथ में आपको जो भी देना है वेट करना है। तो इस प्रकार के जो पेट पालने वाले जो बाबा लोग थे ना, जो साधु संत लोग थे ना, उन लोगों ने संस्कृति को खराब कर दिया। दूसरी बात क्या कर दिया, ग्रस्त इस प्रकार के, देखिएगा ये वर्तमान समय की बात बता रहा हूं, लेकिन प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय क्या हुआ करता था, वैदिक साहित्य की अगर बात करते हैं तो उस समय क्या करते थे ये लोग, क्या करते थे, ग्रस्त आश्रम जो जीवन जिया करते थे ना लोग, उनको क्या कर देते थे, ज्ञान दिया करते थे, क्योंकि ये पहले उस समय से गुजर चुके हैं। अब एक बात बताइए, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज कल के दिन कोई यूपीएससी की नई तैयारी करने वाला विद्यार्थी आएगा, आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, तो आप उसको सही डायरेक्शन में बता दो कि भाई ये बुक लेना है, ये पढ़ना है और उस कोचिंग में पढ़ना है। आपकी तरह कहीं भटकना नहीं है, दुनिया में भटक भटक कर आते हैं लोग, बहुत भटकने के बाद में मेरे पास आते हैं लोग, है ना। और उसके बाद में फिर कहते हैं सर बहुत भटके हैं, 2 साल हो गए, जिंदगी खराब होने वाली है, अब तो संभाल लो, संभालना है तो ना। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, तो उसके साथ में क्या होता है, मतलब इसका अनुभव होना चाहिए, अनुभव होता है इसको गृहस्थ जीवन का। तो उसको अगर कोई भी सुख सुविधाएं होती है, यानी कि कोई भी अगर उसके मतलब उसके जीवन में अगर अड़चन आ रही है तो उसको दूर कर देते हैं, वो तुरंत वो कह देते हैं बेटा आप ये काम गलत कर रहे हो, इसलिए आपके साथ में इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो वो उस व्यक्ति को यानी कि उस काम को तुरंत छोड़ दिया करते थे, ठीक है ना। तब के लोग बात भी माना करते थे। आज के लोग तो ऐसा है, अगर बाबा या देवी देवता ये कह देना कि बेटा शराब नहीं पीनी है, तो कल के दिन दूसरे दिन क्या करेगा, उसका जो दरबार होता है उसके पास में जाएगा शराब पी के और कहेगा बाबा मैंने शराब नहीं पी, फिर भी लड़ाई हो रही है, और उसके सामने खुद के सामने शराब पी के वो वहां पर पहुंच जाता है ना। तो इस प्रकार की आज की जनरेशन है, लेकिन प्राचीन समय की बात कर रहा हूं, है ना। इसके बाद में सन्यासी आश्रम की मुख्य भूमिका क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर रिवीजन कर लेते हैं एक बार, है ना। तो देखिएगा सन्यासी जीवन, सन्यासी आश्रम की मैं बात करूं तो सन्यासी आश्रम में क्या होता था, आयु जो होती थी वो 75 से 100 वर्ष की आयु हुआ करती थी। लेकिन आज तो 75 से 100 वर्ष कोई मुश्किल से जिएगा, नहीं लगता मुझे, है ना, कि इस उम्र को कोई पार कर जाएगा, ठीक है। तो 75 से 100 वर्ष तक हुआ करते थे। ये उपदेश दिया करते थे लोगों को, क्या करते थे, उपदेश देने का काम करते थे, केवल इनका उपदेश देने का काम हुआ करता था। उपदेश में निस्वार्थ हुआ करते थे, निस्वार्थ भावना हुआ करती थी कि बेटा क्या करो, यानी कि सत्य की पालना करो, सत्य बोलेंगे तो आपको अच्छा क्या मिलेगा, समाज का निर्माण होगा सत्य बोलने से। अगर आप दान दक्षिणा करेंगे तो आपको क्या होगा, मानवता प्राप्त होगी, है ना। इस प्रकार की बातें क्या करते थे, एक जगह नहीं रहते थे और अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते थे। इनका कोई भी स्थान यानी कि कोई भी स्थान क्या नहीं रहता था, निश्चित नहीं रहा करते थे, और ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगहों पर घूमते रहते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने 6 टॉपिक कहां तक पढ़ लिए थे, आश्रम व्यवस्था तक। अब 7वें टॉपिक की हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था, यानी कि क्या जातिगत व्यवस्था भी थी क्या उस समय, तो इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेंस में अगर सवाल पूछेगा तो पूरा आंसर देना पड़ेगा भाई, है ना। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं साथ के साथ और फिर अगले टॉपिक में इसकी शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। कोई थक तो नहीं रहा ना, मैं इतने जोर से चिल्ला रहा हूं, मैं थक नहीं रहा, तो आप कैसे थक सकते हैं, है ना। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए सामाजिक जीवन की हम बात कर रहे थे, मुख्य रूप से सामाजिक जीवन की बात करें तो महिलाओं को क्या दिया जाता था, काफी सम्मान दिया जाता था भाई साहब। उस समय क्या दिया जाता था, महिलाओं को काफी सम्मान दिया जाता था। इसके बाद में क्या था, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, जिसमें आर्य परिवारों की बात की गई है। मुखिया हुआ करते थे पिताजी, कृषि मुख्य काम हुआ करता था, पशुपालन करते थे, कुटीर उद्योगों पर मुख्य रूप से इनकी जीविका क्या होती थी, निर्भर रहा करती थी। इसके बाद में देखिएगा शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा जो था, शिक्षा का महत्वपूर्ण था, शिक्षा को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। लोगों के उच्च विचार हुआ करते थे, सादा जीवन हुआ करते थे, लोग गुरुकुल में पढ़ा करते थे, लड़का लड़कियों में कोई भी शिक्षा देने में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। उस समय की अगर भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में लोग पढ़ा करते थे और बोला करते थे लोग, ठीक है ना। इसके बाद में नारी का स्थान की मैं बात करूं तो नारी का स्थान बहुत महत्व था, बहुत उच्च माना गया था, नारी को बहुत ऊंची जगहों पर रखा गया था, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा बराबरी का दर्जा दिया गया था, पुरुष और महिलाओं को कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था तो उसमें भाग लेने की इजाजत थी, ठीक है। इस समय पर्दा नहीं थी, यानी कि जो आज घूंघट निकालते हैं ना वो पर्दा नहीं थी, ठीक है। पढ़ने लिखने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, जिसमें से मुख्य महिलाओं की गोसा है ना, लोपा मुद्रा है, इस प्रकार की बहुत सारी महिलाओं के नाम आते हैं। 4 महिलाएं मुख्य रूप से बताइए मैंने, है ना। तो इसी के साथ में देखिएगा संस्कारों की बात करते हैं, तो संस्कारों की मैं बात करूं तो बहुत यानी कि संस्कार जो हुआ करते थे इनको बहुत अहम इससे पर यानी कि बहुत ऊंचाइयों पर रखा गया था। संस्कार होना बहुत जरूरी है मानव जीवन में। तो देखिएगा जन्म मरण जो मृत्यु जो विवाह होता है, ये सब संस्कारों की बात की गई है। इसके बाद में 16 संस्कार हुआ करते थे मुख्य रूप से, ठीक है। यज्ञ यानी कि जीवन में एक बार यज्ञ में बैठना बहुत जरूरी था। इसके बाद में बाल विवाह नहीं था और
पत्नी प्रथा की बात करूं तो संपूर्ण रूप से एक ही पत्नी हुआ करती थी, संपूर्ण यानी कि एक व्यक्ति की एक ही पत्नी हुआ करती थी। इस प्रकार से नहीं, राजाओं के काल की तरह 20-20 पत्नियां नहीं थी, ठीक है। और वर्तमान समय की बात करें तो हिंदू धर्म में कई सारे ये जो संस्कार है वो प्रचलित है। इसके बाद में देखिएगा वसुदेव कुटुंब का मतलब होता है, वसुदेव कुटुंब का मतलब होता है कि संपूर्ण जो पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु जो निवास करते हैं ना, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये लोगों की सोच हुआ करती थी, ठीक है। इसी के बाद में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। आश्रम व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो आश्रम 4 हुआ करते थे मुख्य रूप से। पहला आपका ब्रह्मचारी हुआ करता था, दूसरा आपका गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और दूसरा आपका चौथा आपका सन्यासी आश्रम हुआ करता था। देखिएगा ब्रह्मचारी आश्रम की बात करें तो इसकी उम्र आपकी जो थी वो 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की उम्र में बच्चे को कहां पर भेजा जाता था, गृहस्थ आश्रम में, सॉरी कहां पर भेजा जाता था, आश्रम में, है ना। तो आश्रम में क्या लेने के लिए भेजा जाता था, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसके बाद में देखिएगा वहां पर क्या किया जाता था, शिक्षा दी जाती थी, अध्ययन किया जाता था, गृहस्थ जीवन के बारे में सिखाया जाता था और 25 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता था। तो फिर कहां पर आ जाता था, गृहस्थ जीवन में आ जाता था। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद में यानी कि जीवन में आने के बाद में 25 से 50 वर्ष तक यहाँ पर रहता था, समाज का पूरा दायित्व उठाता था, पूरी जिम्मेदारी उठाता था और समाज का पूर्ण रूप से अगर मैं बात करूं तो ये पोषक हुआ करता था, यानी कि पालने वाला हुआ करता था। इसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम आ जाता है और वानप्रस्थ आश्रम के साथ में यानी कि 50 से 75 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें लोग क्या करते हैं, जंगलों में जाकर अपने घर को त्याग कर क्या करते हैं, यानी कि जंगलों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके बाद में लोगों को क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। यानी कि गृहस्थ जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति क्या होता है, दुखी होता है, तो उसको सुखी रखने के वचनों पर बात करते हैं। इसके बाद में आपका सन्यासी आश्रम है। सन्यासी आश्रम की बात करें तो 75 से 100 साल की जो उम्र होती है वो सन्यासी आश्रम हुआ करता है। ये लोग जंगलों में अपनी क्या करते थे, पहले शिक्षा प्राप्त करते थे, ठीक है। इसके बाद में लोगों को उपदेश दिया करते थे, वो एक जगहों पर नहीं रुकते थे, अलग अलग जगहों पर घूमते रहते थे, ठीक है। इसी प्रकार से लोगों को क्या बांटते थे, यानी कि लोगों को ज्ञान बांटते रहते थे, ठीक है। चलिए इसके बाद में वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे, लास्ट टॉपिक आपका है, यानी कि वर्ण व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्या रखा गया था, देखिएगा वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप अच्छा था। प्रारंभिक स्वरूप क्या था, बहुत अच्छा था, यानी कि वर्ण व्यवस्था में इस प्रकार से नहीं था जिस प्रकार से वर्तमान समय में देखने को मिलता है, अच्छा था, है ना। वर्ण व्यवस्था की बात की गई है तो अच्छा था उस समय। देखिएगा उसके बाद में क्या होता है, वह क्रम में सिद्धांत पर आधारित थे, यानी कि जो कर्म करते थे और सिद्धांतों पर आधारित थे मुख्य रूप से, है ना। यानी कि अगर बाल काटने का काम करता है तो वो नाई हुआ करता था, यानी कि वो कर्म और सिद्धांतों पर आधारित था। चलिए जन्म से इसका कोई संबंध नहीं हुआ करता था। पहली बात, मुख्य बात यही है कि जन्म से कोई भी संबंध नहीं था भाई साहब इसका, कि आप अगर उस जाति में अगर आप जन्म लिए हैं तो आपका वही धर्म होगा, वही जाति होगी, ये कोई भी यानी कि कोई भी बात क्या नहीं थी, यानी कि लागू नहीं थी, है ना। यानी कि आप आगे होकर आगे जाकर क्या काम करते हैं वो मुख्य जो सिद्धांत रखता था, यानी कि मुख्य काम हुआ करता था जो आप आगे जाकर समाज में काम करेंगे, यानी कि आप बाल काटेंगे या फिर आप खेती करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, चमड़े के जूते बनाएंगे या फिर आप क्या करेंगे, झाड़ू निकालेंगे या फिर कुछ भी जो भी काम करोगे, आप जैसा पैसा आपका जैसा चुनोगे वैसा ही आपको क्या बनना दिया जाता है। यानी कि उसके जो अच्छे यानी कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था उसके आधार पर बटी हुई थी, लेकिन बचपन से इसका कोई भी संबंध नहीं था। कर्म में कोई भी ब्रह्म और क्षत्रिय और वैश्य अथवा शूद्र नहीं थे, शूद्र हो सकते थे, यानी कि देखिएगा क्रम से यानी कि कोई भी ब्राह्मण हो सकता था। कर्म से अगर कोई भी नीची जात का कोई व्यक्ति है तो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है तो ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है। क्षत्रिय हो सकता था, वैश्य हो सकता था अथवा शूद्र हो सकता था, यानी कि पैसे से अगर जो भी काम अगर वो कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो अपने आधार पर क्या हो सकता है, पैसे के आधार पर, यानी उसका जो काम है उसके आधार पर वो क्या हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, स्त्री हो सकता है, शूद्र हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में वैश्य हो सकता है। ये सब चीजें लागू थी, अगर कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य कर रहा है उस प्रकार का उसको रख दिया गया था कैटेगरी में, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं थी कि अगर आप इस जाति में जन्म ले लिए तो आप इसी जाति का काम करोगे। यानी कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर नाई जाति में जन्म ले लेता है तो उसका धर्म ही बन गया है कि वो बाल काटेगा आगे, है ना। तो ऐसा संपूर्ण रूप से लागू नहीं था। चलिए इसके बाद में देखिएगा वर्ण व्यवस्थाओं को व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। वर्ण व्यवस्था जो थी व्यवसाय से, मुख्य रूप से किससे, व्यवसाय से जुड़ी हुई थी कि आप क्या हम क्या कर रहे हैं, है ना। ये बात मैंने पहले की है कि व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उससे आपकी क्या पता चल जाती है, आपकी वर्ण व्यवस्था पता चल जाती है। लेकिन इसमें एक चीज का और था कि यहाँ पर क्या सकता था, यानी कि व्यवसाय जो था वो बदल भी सकता था। मुख्य रूप से बात यह है कि बदल भी सकता था व्यवसाय को अपना, है ना, यानी कि परिवर्तन भी कर सकता था व्यवसाय को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
वर्ण व्यवस्था बदल सकता था। वर्णों में अपने खान पान और वैवाहिक संबंधों को किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिबंध नहीं था। भाई किसी के साथ में भी विवाह कर सकता था, है ना, कोई भी प्रतिबंध नहीं था। खाने पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं था कि ये क्षुद्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, तो इनके मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसके साथ में विवाह नहीं करूंगा। संपूर्ण रूप से आजादी थी, यानी कि सम्मुख रूप से सभी के साथ में क्या कर सकते थे, वैवाहिक संबंध आप बना सकते थे। ठीक है, वैवाहिक संबंध आप बना सकते थे, है ना। तो इस प्रकार की समाज थी आपकी पहले, देखिएगा। और आज आप किस प्रकार की बना के रख दिए, इसको आप भी कल्पना करिए, है ना ही छुआछूत थी उस समय, कोई भी छुआछूत नहीं की जाती थी भाई साहब उस समय। ठीक है, छुआछूत नहीं थी कि आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो आपके साथ में कोई बैठेगा नहीं, खाना नहीं खाएगा, इस प्रकार की कोई भी छुआछूत नहीं थी। ना तो किसी वर्ण को छोटा माना जाता था और ना ही कोई किसी को अपमान किया जाता था, यानी कि ना तो कोई छोटा वर्ण था, यानी कि नहीं तो कोई छोटी समाज थी, ना ही किसी को अपमानित कर सकता था कोई भी व्यक्ति। ठीक है, ऋग्वेद में एक स्थान पर एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्र का निर्माता हूं। एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्र का निर्माता हूं, यानी कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पिता वेद है, मेरे पिता क्या है, डॉक्टर है, और मेरी माता जो है वो पत्थर की चक्की से जो आटा पीसती है, यानी कि अन्न पीसने वाली महिला है। अब देखिएगा, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के परिवार में तीन काम हो रहे हैं। पहला क्या कर रहा है, पहला ये व्यक्ति क्या कर रहा है, मंत्र, यानी कि ये ब्राह्मण बन रहा है। दूसरा इसका पिताजी क्या कर रहा है, पिताजी की मैं बात करूं तो ये वेद है, यानी कि डॉक्टर बन रहा है। और तीसरी में बात करूं तो इसकी माँ जो है वो गृहिणी है। गृहिणी का मतलब है कि ये चक्की से, यानी कि आटा पीसने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा, इससे एक चीज समझ में आनी चाहिए। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है, ये उदाहरण इसलिए काम आएगा, अगर ये उदाहरण आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो एग्जामिनर का दिमाग एकदम से चरित हो जाएगा कि वाक्य में क्या लिखा है इसने, बहुत अच्छे नंबर देगा आपको। एक बार मंत्र को दोबारा पढ़ के बताता हूं, देखिएगा। मैं क्या हूं, मैं मंत्र का निर्माता हूं, मेरे पिताजी वेद है। मैं मंत्र का निर्माता हूं, मेरे पिताजी वेद है, मेरी माता आटा, जो पत्थर से आटा पीसने वाली जो चक्की है उसको चलाने वाली गृहिणी है। ठीक है ना, तो इसमें देखिएगा एक चीज झलकती है कि मैं मंत्र हूं, यानी कि ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं क्या हूं, ब्राह्मण हूं भाई, है ना। इसके बाद में वेद कह रहा है, वेद के मतलब क्या होता है, यानी कि मैं डॉक्टर हूं, ये डॉक्टर के बारे में बता रहा है ना। लेकिन ये पत्थर से आटा पीसने वाले, यानी कि इसमें क्या होता है, शूद्र, यानी कि आटा पीसने वाले की बात करें तो ये क्या क्या रखा गया था, इसको शूद्र, यानी कि कमजोर वर्ग के लोग क्या करते थे, बाद में आकर कमजोर वर्ग के लोग ही क्या करते थे, आटा पीसकर, यानी कि राजाओं के घरों में आटा पीसा करते थे, है ना। तो कमजोर जो नीचे जात के लोग करते थे वही काम ये लोग करते थे ना। लेकिन ये कह रहा है कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो मंत्रों को जापता हूं और मंत्रों का उत्पन्न करता हूं, और मेरे पिताजी जो है वो डॉक्टर है, और मेरी माता जो है वो क्या है, यानी कि गृहिणी है, यानी कि आटा पीस रही है। तो इस उदाहरण से ये चीज सिद्ध हो जाती है कि उस समय कोई भी भेदभाव नहीं था। ठीक है ना, तो ये चीज आपको लिख के आना है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, देखिएगा, मैं मंत्र का निर्माता हूं, मेरे पिताजी वेद है। मैं मंत्र का निर्माता हूं, मेरे पिताजी वेद है, मेरी माता पत्थर से आटा पीसने वाली चक्की को चलाने वाली गृहिणी है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखना है हमेशा। वर्ण व्यवस्था में क्रम प्रधान थी। मुख्य रूप से बात यही है कि पूर्ण तरीके से अगर इसका निष्कर्ष निकाले तो वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी, क्रम व्यवस्था पर आधारित थी कि किस प्रकार के आपके क्रम है उसी प्रकार का आपका वर्ण है, उसी प्रकार का आपका क्या है, समाज है। ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था पर लागू है। बाकी सर्व समाज पर क्या होते हैं, समानता और बराबर का दर्जा था, कोई छुआछूत नहीं थी इस समय। इसके बाद में अगला टॉपिक आपका है जो कि आपको बहुत सारी चीजें हैं, इसमें मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं आगे। तो देखिएगा, इसमें अभी तो बहुत लंबा लेसन है आपका, जिसमें अपन बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो देखिएगा, अगला टॉपिक आपका वैदिक राजनीतिक जीवन के बारे में हम जानेंगे, है ना। और अब तक मेरा गला खराब हो चुका है, इसलिए अगली क्लास में हम क्या जानेंगे, वैदिक जीवन की राजनीतिक जीवन, है ना, वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। बहुत अहम टॉपिक है, और ये जो मैंने टॉपिक लिखवाए हैं इसमें आपको मजा आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना। मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। एनसीईआरटी अगर आपके समझ में आ गई ना तो समझ लीजिए यूपीएससी पार हो जाएगी। 200 रुपए लगे हैं, उसका दुख और दर्द तो नहीं हो रहा ना किसी को। एक एक डेढ़ घंटे की क्लासें मिल रही है, इतनी बड़ी बड़ी क्लासें मिल रही है, और इतने आनंद के साथ में आपको पढ़ने का मजा आ रहा है ना। तो इस क्लास के कोड आपको कमेंट करने हैं 010। आज की क्लास के कोड है 010 और साथ में नाम कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए साथियों, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए धन्यवाद।